होते हैं, जहाँ फेंग फेंग कहता है, मिस वास्तव में आप काफी मिस्टीरियस हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इतनी ब्लॉकबस्टर एंट्री मारेंगी। तभी जेनी कहती है, अरे बस बस ज्यादा तारीफ मत करो, मैं शर्मा जाऊंगी। यहाँ देखो कितनी सारी लूट है, तो क्या तुम सब ये सब नहीं देखना चाहते? चलो आओ चलकर देखते हैं। जैसे ही जेनी ये कहती, सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और इसके बाद दौड़ते हुए ब्लैक बीस्ट की तरफ पहुंच जाते हैं। और ब्लैक बीस्ट की तो पूरी की पूरी बॉडी ही ट्रेजर थी भाई, इसीलिए इसे देखकर सभी लोग खिलखिला उठते हैं। तभी जियो झान कहता है, मैंने अभी अभी एक सांस ही ली है कि वास्तव में इस वॉरियर का इतना ज्यादा खून बह गया। दूसरी तरफ जो यान भी ब्लैक बीस्ट की डेड बॉडी के पास पहुंच जाता है। साथ ही लाइफ विंग या लाइफ व्हील के कारण ब्लैक बीस्ट ने काफी ह्यूज क्वांटिटी में ब्लड एसेंस और लाइफ पावर को खो दिया होता है, जो कि अब यूज करने लायक नहीं था, जिससे जॉन को थोड़ा सा बुरा लगता है। आखिरकार जॉन एक एल्केमिस्ट था और एल्केमिस्टों के लिए हाई क्वालिटी की चीजों का बर्बाद होना काफी बुरी बात थी। तभी सभी लोग कहते कोई बात नहीं, अगर ब्लड एसेंस खो भी दिया है तो अभी भी इसकी बॉडी के काफी सारे ट्रेजर हैं, जहाँ इसकी स्किन काफी स्ट्रिक्ट और लचीली थी। आखिरकार रोरिंग बीस्ट अपने डिफेंस के लिए तो काफी ज्यादा पॉपुलर था और इनर आर्मर बनाने के लिए हाई रैंक के 6 स्टार पीक लेवल के ब्लैक बीस्ट की स्किन नॉर्मल किसी बीस्ट के 7 स्टार की स्किन से भी ज्यादा बेहतर थी। साथ ही इसकी जो पूंछ थी वो काफी ज्यादा मजबूत थी और अनब्रेकेबल, इसीलिए वो वेपन बनाने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल थी। साथ ही 6 स्टार के पीक लेवल का मैजिकल कोर वो सभी मैजिकल कोर के बीच में सबसे अच्छा था, चाहे वो पिल रिफाइनिंग के लिए हो या फिर डायरेक्ट अब्सॉर्ब करने के लिए, जिससे तो जोयान और बाकी सभी लोग काफी खुश होते हैं। हालांकि तभी जोयान यहाँ से खड़े होते हुए इस बॉडी को देखता है, लेकिन जॉन को अभी भी लग रहा होता है कि कुछ तो छूट रहा है। तभी जो जान कहता है, डैम इट, ये ब्लैक बीस्ट बाकी के तीनों बीस्टों में सबसे ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ये पिछले 2 लोगों के कंपैरिजन में इतना गरीब कैसे हो सकता है? उनके पास तो वास्तव में अच्छे अच्छे ट्रेजर थे। जिससे जो यान को भी लगता है कि बात तो सही है यार। और इसके बाद सभी लोग चारों तरफ देखना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ तक कि वो पैलेस उसे भी इस फाइट ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जहाँ रोरिंग बीस्ट रहा करता था। और इस टाइम पे उन्हें अपने सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। हालांकि सभी अपनी आंखों को घुमाते हुए इधर उधर पैलेस को देख ही रहे होते हैं। तभी जो जान कहता है, ठीक है, दुनिया के सारे ट्रेजर उन्हीं को मिलते हैं जिनकी किस्मत में लिखे होते हैं, और इस बार वास्तव में हमारा यहाँ तक का आने का सफर काफी अच्छा था। इस टाइम पे जेनी भी अचानक से स्माइल करते हुए चारों तरफ देख रही होती है, लेकिन उसका जो चेहरा और स्किन होती है वो हल्की सी पीली होती है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में अपनी पावर को यूज किया था। दूसरी तरफ जो जान गुस्से में अपने बगल के पत्थर को लात मारता है, और वो तो बौखला गया होता है कि उसे कुछ भी ट्रेजर यहाँ से नहीं मिला। हालांकि यहाँ पे सभी लोग उदास थे, लेकिन जियो जान की तरह बौखलाए हुए नहीं थे, क्योंकि वो अपने अपने दिल में जानते थे कि अगर आप लकी नहीं हैं तो आपकी चीजें आपको नहीं मिल सकती। तभी जॉन कहता है, ऐसा लगता है हम एल्यूजन के एंडिंग पॉइंट में आ गए हैं, लेकिन अभी भी स्काई फायर और सोल सील हमें क्यों नहीं मिली? इस टाइम पे जॉन की भौहें चढ़ी हुई होती, क्योंकि बैटल फील्ड तो पूरी तरीके से शांत थी। आखिरकार जो यान यहाँ पे सोल सील और स्काई फायर के लिए ही तो आया था, इसीलिए जॉन तुरंत ही अगले ही मोमेंट अपने स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैलाने लगता है और एक बड़े से एरिया को कवर करने लगता है। हालांकि जॉन को यहाँ पे कुछ भी फील नहीं हो रहा होता, जैसे यहाँ पे कोई भी डिफरेंस ना हो, लेकिन इस टाइम पे आसमान के ऊपर बादल उमड़ने लगते हैं और अचानक ही जमीन पे जहाँ मॉन्स्टर का ब्लड गिरा था, उस ब्लड से अजीब से पैटर्न क्रिएट होने लगते हैं और उस बादल के अंदर जाने लगते हैं और चारों तरफ गोल्डन लाइट्स उमड़ने लगती हैं, और ये एक रुइन जैसा लग रहा था और सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि अब इसके अंदर क्या सीक्रेट होगा। हालांकि इस टाइम पे जो यान उसकी पूरी की पूरी एनर्जी वो स्काई फायर और सोल सील को ढूंढने के लिए लगा रहा था, इसलिए वो इस चीज पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तभी जान कहता है, इस पॉइंट तक अभी भी मैं इस चीज का पता लगाने में कैपेबल नहीं हूँ। तभी ओल्ड जान की आवाज आती है, स्पिरिट सील का स्पिरिट मॉस के साथ एक कनेक्शन है और ये उसी से जुड़ी हुई चीज है, अगर आपको वो मिली है तो ये साबित करता है कि स्पिरिट सील भी यहाँ पे है। तभी जो यान कहता है, स्काई फायर उसे यहाँ मौजूद होना चाहिए था, लेकिन उसका भी कोई फ्लक्चुएशन क्यों नहीं है, मैं उसे फील क्यों नहीं कर पा रहा। यहाँ पे जो यान हवा में लटका हुआ होता है और हवा का झोंका उसके चेहरे से टकरा रहा होता है, साथ ही जो यान के बाल धीरे धीरे लहरा रहे होते हैं, और तभी जो यान की आंखें 2 तरीके से साइन होती हैं, और अचानक वो तुरंत ही कहता है, एल्यूजन, क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ छूट गया हो? जिसके बाद जॉन पूरी जर्नी को याद करता है, लेकिन जो यान को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार छूटा क्या है। जॉन को पता था कि स्काई फायर और स्पिरिट सील उसके फ्लेम मंत्रा को अपग्रेड करने के लिए जरूरी थी, और क्योंकि इस जॉन के लिए जरूरी थी, जॉन इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। साथ ही जॉन अपनी स्पिरिचुअल पावर से भी चीजें समझ नहीं पा रहा होता, लेकिन जॉन यहाँ पे थक कर हार कर बैठने के बजाय और भी ज्यादा बेहतर तरीके से खोजने के बारे में सोच रहा होता है। साथ ही यहाँ पे कोई भी बीस्ट भी नहीं था, इसीलिए जॉन बिना किसी टेंशन के यहाँ पे अपनी खोजबीन कर सकता था। इस टाइम पे सभी लोग इस टूटे हुए कैसल के चारों तरफ जाने लगते हैं, हर एक चीज देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। केवल हवा के कारण चलने वाली सनसनाहट की आवाज वहाँ पे आ रही होती है। साथ ही हवा के अंदर उमस भरी गर्मी ने सभी को काफी ज्यादा हेल्पलेस फील कराया हुआ होता है, यहाँ तक कि जॉन ने भी अपना पिछला शांत बिहेवियर खो दिया होता है और उससे अपने दिल में काफी बेचैनी हो रही होती है। उसने अपनी जान जोखिम में डाली, अपने पूरे ग्रुप की जान जोखिम में डाली,
इतना खून बहाया, इतनी कीमत चुकाई और उसे मिला क्या? कुछ भी नहीं। इसलिए जॉन वापस से घूमकर अपनी जगह पर आ जाता है। यहाँ पे बाकी सभी लोग भी उदास होते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिला होता, लेकिन बादलों में गोल्डन लाइट अभी भी इकट्ठा हो रही होती है जिसके अंदर एक अनबीटेबल ही पावर लग रही होती है और लाइटिंग साइन हो रही होती है जैसे कि उससे लाइटिंग अटैक होने वाला हो। दूसरी तरफ जो जॉन के पीले चेहरे को देखता है जो कि उदास होता है, तो वो भी काफी ज्यादा उदास होते हुए गुस्से से जमीन में पड़े हुए पत्थर पर लापरवाही से पैर मारता है, जिससे वो पत्थर हवा में कई बार पलटते हुए तूफान के सामने से निकल जाता है, यानी कि फेंग फेंग के सामने से। तभी हवा के बीच ट्रेवल कर रहे उस पत्थर को देखकर फेंग फेंग अचानक ही एक पल के लिए रुक जाता है और उसे कुछ फेमिलियर सा फील होता है, जिसके बाद वो कुछ रुकते हुए और सोचते हुए कहता है, ये पत्थर। जिसके बाद वो जो जान से कहता है, वास्तव में लगता है इस पत्थर के साथ तुम्हारी कोई डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ये वही पत्थर है जिस पे लगातार तुमने 2 बार लात मारी है। और इसके बाद वो उसे उठा लेता है। तभी जेनी कहती है, फेंग फेंग मजाक का टाइम नहीं है। हालांकि मुझे पता है तुम सभी को शांत करना चाहते हो, लेकिन ये लक नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि जियो जान गुस्से में है। ऐसा कहते हुए जेनी स्माइल करती है। हालांकि ये स्माइल काफी ज्यादा ऑकवर्ड सी लग रही होती है, जिसपे हर कोई भी स्माइल करते हुए जियो यान की तरफ देखता है। हालांकि जब ही कोई हैरान होता है और एक दूसरे से बात कर रहा होता है, तभी आसमान में अचानक ही एटमॉस्फेयर चेंज होने लगता है। आसमान से लाइटिंग्स की तरह चारों तरफ गोल्डन लाइटिंग्स निकलने लगती हैं जो कि गोल्डन फ्लेम की तरह लग रही होती हैं। और ये गोल्डन लाइटिंग्स उसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही होती है जहाँ पे जियो जान था। हालांकि इन सभी लोगों को नहीं पता था कि ये लोग जहाँ पे खड़े हैं वो एक होली प्लेस है और उन 3 बीस्टों को मारने के बाद यहाँ से एक हिडन प्लेस का रास्ता ओपन होने वाला था। हालांकि आसमान से लगातार लाइटिंग्स गिर रही होती हैं और चारों तरफ बमबारी कर रही होती हैं। हालांकि हल्की सी स्ट्राइक के बाद ये क्लाउड्स और लाइटिंग शांत हो जाते हैं जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो, और इसके बाद धुआं धीरे धीरे चारों तरफ से गायब होता है। तो हर कोई ध्यान से देख सकता था कि जमीन के अंदर एक काफी बड़ा क्रैक ओपन हो गया है, जिसमें नीले स्टोन की सीढ़ियां होती हैं जो नीचे की तरफ जा रही होती हैं। साथ ही इनसे हल्की ब्लू कलर की लाइट साइन हो रही होती है, जिसे देखकर सभी लोग कहते हैं, ये क्या है, ये कौन सी जगह है। दोस्तों जो यान भी हैरान था और इस क्रैक को देखते हुए जॉन काफी ज्यादा अलर्ट भी होता है। आखिरकार पिछली फाइट के बाद जॉन जरा सा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस टाइम पे जेनी भी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट होती है, तो साथ ही साथ वो काफी खुश भी होती है कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए जो यान चाहता हो। तो सभी का ये थॉट भी होता है कि ये शायद एल्यूजन से निकलने का एग्जिट गेट हो सकता है। हालांकि तभी ले सालोंग तुरंत ही कहते हैं, मिस जेनी सही कह रही है, बेशक ये हो सकता है इस एल्यूजन का एग्जिट गेट। साथ ही इतनी ज्यादा खोजबीन के बाद अब किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे स्काई फायर और स्पिरिट सील होगी। दूसरी तरफ जोएन जेनी और ले सालोंग की बातें सुनता है तो इस क्रैक को देखता है, जिसके बाद जोएन कहता है, चाहिए एग्जिट गेट हो या स्काई फायर और स्पिरिट सील का ठिकाना, ये हमें केवल तभी पता चल सकता है जब हम नीचे जाएंगे। साथ ही इसमें कोई संदेह नहीं कि इस एल्यूजन के अंदर स्पिरिट सील और स्काई फायर तो हैं और मैं उन्हें जरूर पालूंगा। और अगर ये एग्जिट है तो वापस जाने और खोज को कंटिन्यू रखने में ज्यादा देर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के सभी बीस्टों को मार दिया गया है, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम अब यहाँ वापस आने में नहीं है। जॉन की बात को सुनकर सभी लोग खुश होते हुए नीचे जाने लगते हैं और यहाँ पे जॉन ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट कर दी होती है कि अगर नीचे कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उस चीज का पहले ही पता लगा ले। जिसके बाद वो नीचे की तरफ जाने लगते हैं तो सीढ़ियों के दोनों ही किनारे पर कॉपर एशियंट लैंप रखे हुए होते हैं, जिनके अंदर काफी मिस्टीरियस पैटर्न खुदे हुए होते हैं और मिल्की व्हाइट ऑरा और रेड कलर उनसे प्रोड्यूस हो रहा होता है। साथ ही इस लैंप से निकलने वाली आग की फ्लेम वो हल्की तेज होती है और सभी को ऐसा फील हो रहा होता है जैसे उनके अंदर लाइफ पावर प्रोड्यूस हो रही हो, जिससे वो लोग काफी एक्साइटेड होते हुए जल्दी जल्दी नीचे जाने लगते हैं। हालांकि ब्लैक बीस्ट का सामना करने के बाद अभी भी सभी लोग पूरे रास्ते में काफी अलर्ट थे, लेकिन सौभाग्य से उन्हें किसी भी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा था। सीढ़ियों से उतरने और थोड़ा सा मुड़ने के बाद सभी लोग अपने सामने एक काफी बड़ा ओपन एरिया देखते हैं, जो काफी खाली और इजी था और बिना किसी सजावट के था। और यहाँ पे उन सभी के सामने सिल्वर कलर की लाइट साइन हो रही होती है जो चारों तरफ घूम रही होती है, जिसे देखकर जॉन कहता है, मैं नहीं बता सकता कि ये क्या चीज है, लेकिन ये मुझे किसी लाइट गेट की तरह लग रहा है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा प्रोड्यूस कर रहा है और मुझे नहीं पता ये कहाँ जाता है। जॉन का दिल अचानक से कड़ा हो जाता है, जिसके बाद जॉन कहता है, क्या ये हो सकता है कि इस एल्यूजन से निकलने का एग्जिट गेट हो, जैसा ले सालोंग और जेनी ने कहा था। और अगर ये एग्जिट गेट है तो इससे इतना पावरफुल ऑरा क्यों निकल रहा है और ये सिल्वर लाइट से क्यों साइन हो रहा है। इस टाइम पे जॉन का गला थोड़ा सा सूखा हुआ फील हो रहा होता है और वो अपनी धड़कनों की आवाज को सुन सकता था। तभी जेनी पीछे से जोएन के पीठ को थपथपाती और उसके दिमाग को शांत रहने के लिए कहती है। और जैसे ही वो लोग कदम दर कदम उस गेट के पीछे यानी कि पास पहुंच रहे होते हैं, वो एक्स्ट्रा अलर्ट होते जा रहे होते हैं। हालांकि सिल्वर गेट के नजदीक पहुंचते ही जो यान के जो बोन विंग होते हैं वो अपने आप ही ओपन हो जाते हैं, जैसे कि जो यान को वो इस गेट के अंदर जल्दी से जल्दी ले जाना चाहते हो। तभी जोयान भी जल्दी से खुद को कंट्रोल करता है और अपने बोन विंग्स के लिए इस सिल्वर लाइट का अट्रैक्शन फील करता है।
ये देखकर जॉन काफी हैरान भी होता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है, आखिरकार उसके बोन विंग्स अपने आप ही क्यों अपेयर हुए और इससे उसे इतना अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा था। साथ ही उसने फील किया था कि सिल्वर लाइटिंग्स के अंदर एक अजीब सा ही प्रेशर था। हालांकि यहाँ पे जो यान के अलावा बाकी सभी लोगों को काफी ह्यूज प्रेशर फील हो रहा होता है और वो एक स्टेप तक आगे नहीं बढ़ पा रहे होते। सभी के मुंह के कोने से ब्लड निकल रहा होता और माथे से पसीना। तभी जो जान चौंकते हुए कहता है ये कम से कम 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर का प्रेशर लग रहा है और ये प्रेशर हर किसी के लिए बिल्कुल एक पहाड़ के जैसा था। जबकि यह सिल्वर लाइटिंग जो यान को चारों तरफ से घेर लेती और जान को हल्का सा भी प्रॉब्लम फील नहीं हो रही होती। ऐसा लग रहा था जैसे ये सिल्वर लाइटिंग जो यान की बॉडी को बैलेंस कर रही हो। जिस पे जान कहता है क्या ये स्पिरिट सील हो सकती है, लेकिन ऐसा लग क्यों नहीं रहा। साथ ही जान ने कभी भी स्पिरिट सील नहीं देखी थी तो वो बता भी नहीं सकता था कि यह क्या है। लेकिन जो यान यही सोच रहा होता है कि ये सिल्वर लाइट उसे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रही। साथ ही सिल्वर लाइट के कारण जॉन के जो बोन विंग्स होते हैं और भी ज्यादा क्रिस्टल साइन कर रहे होते हैं और बिल्कुल क्रिस्टल की तरह प्योर हो जाते हैं। साथ ही वो धुंधली धुंधली लाइट से साइन हो रहे होते हैं जिससे जॉन के कंधों में हल्का सा दर्द हो रहा होता है। ये देखकर जॉन तुरंत ही अपनी स्काई फायर को अपेयर करते और अपनी बॉडी के चारों तरफ उसे लपेटते हुए अपनी बॉडी को कवर करने लगता है। साथ ही यहाँ पे जॉन का दिल कर रहा था कि वो अपने विंग्स को फैलाए और हवा में उड़े, लेकिन जॉन जल्दी इस डिजायर को भी सप्रेस करता है और जैसे जैसे ये लाइट साइन होना कम होती जा रही होती है जॉन धीरे धीरे रिलैक्स फील करता है। जिसके बाद सिल्वर लाइट के अंदर मौजूद सभी चीजें सभी की आंखों के सामने आती हैं और उस चीज को देखकर हर कोई उदास रह जाता है क्योंकि वहां पे होती है केवल एक स्केलेटन, जहां उस जायंट स्केलेटन में 2 विंग्स ने पूरी ब्राउन बॉडी को कवर करके रखा हुआ होता है। साथ ही स्केलेटन के ब्राउन रंग को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ये अनगिनत सालों से यहाँ पे हो, लेकिन ये स्केलेटन जो कि अनगिनत सालों से यहाँ पे था अभी भी काफी पावरफुल लग रहा होता है और उसके करीब हर किसी को काफी प्रेशर फील हो रहा होता है। तभी जो यान तुरंत ही कहता है इसका स्काई फायर और स्प्लिट सील से क्या लेना देना है। हालांकि तभी उदास होकर देखते हैं कि उस स्केलेटन के जो विंग हैं वो जॉन के बोन विंग्स के जैसे हैं, जिससे ये कहा जा सकता था कि जॉन के विंग उस स्केलेटन के विंग का एक छोटा सा पार्ट है। साथ ही अभी भी आसपास की जो बची हुई सिल्वर लाइटिंग थी वो जॉन के बोन विंग्स के अंदर और बॉडी के अंदर जा रही होती है और इसके बाद हर कोई सामान्य हो जाता है। तभी जॉन कहता है ये तो बिल्कुल जबरदस्ती थी, इसीलिए जॉन थोड़ा सा नाराज भी होता है और थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ। तभी जॉन कहता है अगर मैंने गलत अंदाजा नहीं लगाया तो ये डाउडी कॉन्टिनेंट में स्काई डेमन और फिनिक्स क्लेन के एंसेस्टर होने चाहिए, क्योंकि जॉन उनकी ब्लड पावर को फील कर सकता था जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट फील कर रहे होते हैं, जिससे जॉन की आंखें गर्म होने लगी थी। साथ ही उसे अंदाजा लग गया था कि इसे स्काई डेमन हेवनली फिनिक्स ट्राइब का एंसेस्टर ही होना चाहिए। स्काई डेमन फिनिक्स या हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब का एंसेस्टर जिसकी पावर 8 स्टार डाउडी पर थी और शायद एशियन डिजास्टर के टाइम पे ये भी हेवीली इंजर्ड हो गया था और यहाँ पे गिर गया था, इसीलिए उसने ब्लैक बीस्ट सहित 3 लोगों को अपने गार्डियन के तौर पर रखा था जो उससे फॉलो करते थे। हालांकि उसके मरने के बाद भी ये तीनों गार्डियन अपने मास्टर को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे, इसीलिए ये तीनों यहाँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए और उसकी हड्डियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस जगह की रखवाली करने लगे थे। हालांकि तभी ले सालोंग तुरंत ही जॉन की तरफ देखते हुए कहता है यंग मास्टर जी आपने ऐसा क्यों कहा, क्या आप वास्तव में अननोन चीज के बारे में जानते हैं। आखिरकार ले सालोंग अभी भी यहाँ पे सबसे एक्सपीरियंस पर्सन था। तभी जेनी कहती है ये तो इनकी पुरानी आदत है। तभी जिंग तुरंत इंटरेस्टेड तरीके से कहती है सिस्टर जेनी हमें भी बताइए कि बॉस ले सालोंग उनकी कौन सी पुरानी आदत है। जिस पे जेनी स्माइल करते हुए थोड़ा सा अपना सिर हिलाती है और ले सालोंग की तरफ देखती है तो ले सालोंग अपना सिर खुजाते हुए एम्बेरस होते हैं। तभी जेनी कहती है ये ऑक्शन हाउस के अंदर हेल्पिंग मैनेजर हुआ करते थे और जिस किसी ने भी उससे पहले नहीं देखा उसे ये चीज तो पूछनी चाहिए कि उसकी एक आदत है कि वो हर चीज के बारे में काफी कुछ सोचता है। यंग मास्टर जियो आपको भी ले सालोंग को जल्दी ही समझ जाना चाहिए। हालांकि तभी जियो यान ले सालोंग और बाकी सभी लोग को अपने बोन विंग्स के ओरिजिन के बारे में बताता है और जियो यान की बात को सुनने के बाद सभी लोग थोड़ा सा हैरान होते और थोड़ा सा एक्साइटेड भी कि वास्तव में जॉन को इस चीज के कारण पता था, क्योंकि जॉन की जो विंग्स थे वो भी हेवन डेमन फिनिक्स के ही विंग्स थे। तभी जॉन स्माइल करते हुए कहता है जियो जान सबसे पहले तो यंग मास्टर जियो को काफी कांग्रेचुलेसन कि चाहे कुछ भी हो यंग मास्टर जियो के लिए ये काफी अच्छी चीज है कि एक 8 स्टार डाउडी लेवल की पावर वाला एक स्केलेटन इसे तो भगवान का गिफ्ट ही आपके लिए माना जा सकता है। साथ ही साथ जहाँ तक स्काई फायर और स्पिरिट सील की बात है मुझे लगता है कि अब तो उसकी भी उम्मीद होनी ही चाहिए। तभी जेनी भी स्माइल करते हुए कहती क्योंकि ये हेवन डेमन फिनिक्स टाइप के एंसेस्टर के विंग्स हैं तो इसे यंग मास्टर जियो के विंग्स के साथ काफी अच्छी तरीके से फिट हो जाना चाहिए और इनकी क्वालिटी में भी काफी अच्छा सुधार होना चाहिए और ऐसा कहते हुए काफी खुश होती है। दूसरी तरफ जो जान ने भी जो कहा था वो भी काफी अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे एंटर होने के बाद ये पहली बार था जब जॉन को कुछ मिला था। हालांकि तभी बोन विंग्स को फड़फड़ाते हुए जॉन काफी सारे चेंजेस को फील करता है और वो फील करता है कि विंग्स को फड़फड़ाने के साथ वो एयर को भी ब्रेक कर सकता है, जिससे तो जॉन की आंखें गर्म हो जाती हैं और जॉन काफी खुश होता है। साथ ही जॉन ने फील किया था बोन विंग्स के अंदर लाइफ एसेंस जो कि सिल्वर लाइट के साथ कंडेंस हुआ था वो काफी मिस्टीरियस था और अगर 8 स्टार डाउडी लेवल के हेवन डेमन फिनिक्स के विंग को रिफाइन किया जाता है तो जो यान को नहीं पता था कि इनकी पावर कितनी ज्यादा होगी।
तभी ले सालोंग तुरंत ही कहता है, मुझे लगता है कि यंग मास्टर जी आपको इसे रिफाइन करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करेंगे और काफी अलर्ट तरीके से आपके लिए यहाँ पे स्काई फायर और स्प्लिट सील को ढूंढेंगे। और इसके बाद हर कोई यहाँ से तितर बितर हो जाता है और जॉन को प्रोटेक्ट करते हुए वो हिडन प्लेस और नई जगहों को ढूंढने लगते हैं और आसपास की जगह को देखने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हार मानने के लिए कोई भी रेडी नहीं था। हालांकि ये जगह बड़ी थी, लेकिन सभी की पावर और सेंसेस को देखते हुए उन्हें इन चीजों को फील करने में तो कैपेबल होना ही चाहिए था। साथ ही जहाँ तक लाइट गेट की बात थी जो ऊपर लटका हुआ था, तो वो शायद इस एल्यूजन से निकलने का एग्जिट गेट था या इस प्लेस से निकलने का। जहाँ तक स्काई फायर और स्प्लिट सील की बात थी, सभी अपना ट्राई कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर जॉन इन विंग्स को रिफाइन कर लेता है तो हो सकता है कि वो अपने सेंसेस के साथ उन्हें भी ढूंढ ही ले। साथ ही 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के स्केलेटन को प्राप्त करना ये भी कोई छोटी चीज नहीं थी, इसलिए हर कोई अपने दिल में जॉन के लिए काफी खुश होता है। दूसरी जॉन के पास इन चीजों का ध्यान देने का टाइम नहीं था, इसीलिए वो अपने बोन विंग्स को इन विंग्स के साथ मर्ज करके इन्हें अपग्रेड करने के बारे में सोच रहा होता है। जिसके बाद जो यान अपनी बॉडी के अंदर अपनी डोकी को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे जो यान की आंखें तो फ्लेम की तरह साइन होने लगती हैं। जिसके बाद जो यान के लेफ्ट हैंड में अचानक से ब्लू स्काई फायर अपेयर हो जाती है जो पूरे स्केलेटन को ढक लेती है। साथ ही जान अपनी पूरी बॉडी की पावर का यूज करते हुए कोई भी कसर नहीं छोड़ता और फुल पावर के साथ उस फ्लेम को आगे बढ़ा रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जो यान किसी पिल रिफाइनमेंट में एंटर हो गया हो। जॉन के चेहरे पर कोई भी लहर नहीं थी। साथ ही इस टाइम पे जेनी जो यान को ही देख रही होती, क्योंकि उसे पता था कि ये बंदा काफी मिस्टीरियस है। साथ ही ऐसा कहा जाता था कि जब कोई भी लड़का कल्टीवेशन में ध्यान केंद्रित करते हुए बैठा हो तब वो और भी सुंदर लगता था, इसीलिए वो बस जो यान को ही देखी जा रही होती है और बावली हो गई होती है। साथ ही आसपास की जॉन की चमकती हुई फ्लेम के कारण जेनी का चेहरा भी काफी मिस्टीरियस और अट्रैक्टिव लग रहा होता है। लेकिन अफसोस की बात थी कि जॉन अपने रिफाइनमेंट में ध्यान केंद्रित किए हुए था, इसीलिए वो जेनी को देखकर ध्यान डाइवर्ट नहीं कर सकता था और इतने सुंदर से सीन को देखने से वो चूक जाता है। आखिरकार हेवन डेविन फिनिक्स के विंग्स को रिफाइन करना भी एक काफी बड़ी सिचुएशन थी, इसीलिए जॉन हल्का सा भी अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं कर सकता था, ना ही आराम कर सकता था। इसीलिए वो स्काई फायर को कंट्रोल करते हुए स्केलेटन के पूरी ही बॉडी को ढक लिया होता है जॉन की कैओस होली फ्लेम ने, और बार बार इस प्रोसीजर को जॉन दोहरा रहा होता है। और जो यान की फ्लेम का टेम्परेचर काफी हाई लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन वास्तव में बोन्स में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। हालांकि जो यान दिन रात कई बार इसका यूज कर रहा होता है और जॉन की बहुत सारी एनर्जी खर्च हो रही होती है। स्टार्टिंग 3 लेवल के डाउडी लेवल की पावर के साथ जॉन को पता था कि वो एक ही बार में तो इसे रिफाइन नहीं कर सकता, इसीलिए जॉन केवल मेडिसिनल पिल्स पे टेस्ट कर रहा होता है और अपनी पावर को बार बार गैदर कर रहा होता है, क्योंकि अगर एक बार ये रिफाइनमेंट बीच में रुक गया तो जॉन के सारे ही एफर्ट बेकार हो जाएंगे। जिसके बाद मुझे नहीं पता कि राइटर हमारे राहुल गांधी जी से गणित सीख के आया था या इसने गणित सीखी ही नहीं है। और यहाँ राइटर कह रहा है 75 से 39 दिनों तक, जबकि इसे ये पता होना चाहिए कि 75 बड़ा है 39 छोटा है, तो 39 से 75 दिनों तक होना चाहिए। जैसे हमारे राहुल गांधी जी ने भी एक बार कहा था 3500, मतलब दोनों एक ही जगह से गणित पढ़ के आए हैं। खैर उनकी गणित से हमें कोई लेना देना नहीं है, अपन यहाँ पे सीधा कहते हैं कुछ काफी टाइम के बाद या काफी दिनों के बाद, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आया कितने दिनों के बाद। दिन रात अंधेरे कमरे के अंदर सिर्फ ब्लू लाइट ही साइन हो रही होती है, दिन रात कमरे में सिर्फ ब्लू लाइट, और आखिरकार वो बोन्स का ढांचा उसमें बुलबुले फूटने लगते हैं और हल्का हल्का फॉग बाहर निकलने लगता है, जो कि एक सिम्टम था कि अब रिफाइनमेंट सक्सेसफुल होने वाला था, जिसका मतलब था कि अब जोयान रिफाइनमेंट के सबसे प्रीसियस मोमेंट में था। जॉन का चेहरा पीला होता है, पसीना तरबतर। जॉन साफ तौर पर थका हुआ दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि इतने दिनों के रिफाइनमेंट के बाद भी जॉन बिल्कुल भी आराम नहीं कर पाया था। जिसके बाद जॉन तुरंत ही किंगलेन लिक्विड की एक बोतल को सुरख जाता है और फिर से रिफाइनमेंट में कंटिन्यू ध्यान केंद्रित करने लगता है। दूसरी तरफ जेनी तुरंत ही जॉन की स्प्लिट बोतल में जॉन की बोतल में वापस से किंगलेन लिक्विड को डालती है और इसके बाद 39 डेज के बाद 39 डेज तक जेनी ने हर टाइम तक जॉन की मदद की थी, जॉन को प्रोटेक्ट किया था, उसका पसीना पोंछा था, हवा की थी, उसे पिल्स दी थी, लिक्विड दिया था। और ये सब देखकर सभी लोग पीछे बस स्माइल कर रहे होते, क्योंकि उन्हें तो पता होता है ओ बेटा जी। और उनकी ऐसी नजरों को देखते ही जेनी का तो चेहरा गुलाबी हो जाता है और बिल्कुल सनसेट जैसा लाल चेहरा होता है, लेकिन वो अपने दिल में काफी खुश भी होती है। ये सेम वैसा ही है ना, जैसे एग्जांपल देके मैं बताऊं, कोई लड़की किसी लड़के को पसंद करती हो और उसी लड़के के दोस्त उस लड़की को देख के बोले भाभी आ गई, तो लड़की वहाँ नाराज नहीं होती भाई, वो खुश होती है। बस वही हाल है जेनी का भी। जिसके बाद कुछ दिन बाद 7 दिन और बीत जाते हैं और जॉन की स्काई फायर, जो कि स्केलेटन को लपेटे हुए थे, धीरे धीरे छोटी हो जाती है और बिल्कुल एक छोटी सी बॉल में बदल जाती है, जो कि एक छोटी सी बॉल के साथ जॉन के सामने तैरने लगती है। और इस टाइम तक जोयान का रिफाइनमेंट भी सक्सेसफुल हो चुका था। इस टाइम पे जॉन का चेहरा इतना पीला हो गया था कि वो बिल्कुल एल्यूजनरी लग रहा था। साथ ही हेवन डेविन फिनिक्स का वो स्केलेटन रिफाइन होकर फॉग में बदल गया होता है और सभी के पैरों में बर्फ की तरह सफेद चादर की तरह डला हुआ होता है। साथ ही स्टोन फ्लोर के ऊपर ब्लड एसेंस की 7 ड्रॉप्स तैर रही होती हैं
और ये स्काई डेवन के हेवन डेवन फिनिक्स के ब्लड एसेंस की ड्रॉप्स होती हैं। साथ ही जॉन इस ब्लड एसेंस के अंदर काफी ज्यादा लाइफ पावर को फील कर सकता था। साथ ही ये ब्लड क्रिस्टल ग्रीन साइन कर रहा होता है। साथ ही जॉन को पहले से ही बोन बिंग्स को रिफाइन करने का एक्सपीरियंस था, इसलिए वो ज्यादा हैरान नहीं होता और साथ ही साथ वो खुश भी था। लेकिन ये पहली बार था जब जोयान को 8 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर का ब्लड एसेंस मिला था, जिसके बाद जॉन अपने हाथ को घुमाते हुए उन ब्लड एसेंस की 7 की 7 ड्रॉप्स को अपनी जेट की बोतल्स में रख लेता है फ्यूचर में पिल रिफाइनमेंट और अदर चीजों के यूज के लिए। आखिरकार इनके अंदर काफी ज्यादा लाइफ पावर थी, तो जॉन के लिए काफी यूजफुल होने वाली थी। साथ ही यहाँ पे हर कोई तरोताजा फील कर रहा होता है इन ब्लड लाइट से, इन ब्लड ड्रॉप से निकलने वाली ब्लड लाइट और पावर को फील करके। ब्लड एसेंस को इकट्ठा करने के बाद जोयान भी दिल खोल कर हंसता है और काफी खुश होता है और उसकी आंखें स्टोन फ्लोर के ऊपर आसमान की ओर चली जाती हैं, क्योंकि यही वो चीज थी जिसके लिए जॉन सबसे ज्यादा परेशान था। उस स्टोन फ्लोर के ऊपर कई मीटर लंबे फिनिक्स विंग की एक जोड़ी चुपचाप तैर रही होती है, जो कि बिल्कुल व्हाइट जेड और एमरल्ड की तरह लग रहे होते हैं साइन करते हुए। जिसके बाद जॉन इन्हें देखते हुए कहता है कितने स्ट्रॉन्ग विंग है। और जॉन अब पहले की तरह शांत नहीं था, वो काफी एक्साइटेड और खुश था। साथ ही इतना खुश कि इससे ज्यादा खुश तो जॉन हो ही नहीं सकता था कि वास्तव में आखिरी बार जोयान का रिफाइनमेंट सक्सेसफुल हुआ और अब केवल जोयान को उन विंग्स के साथ अपने विंग्स को फ्यूज करना था। इसलिए जॉन अपनी जीभ को काटता है और ब्लड एसेंस की ड्रॉप को निकालकर उंगली से एक सील को परफॉर्म करते हुए तुरंत ही उन बोन विंग्स की तरफ चार्ज करता है और वो ब्लड के एरो को बदलकर उस बोन विंग्स की तरफ उड़ जाते हैं और उस बोन विंग्स के अंदर फ्यूज हो जाते हैं। साथ ही बोन विंग्स के अंदर की आवाज हेवन को हिला कर रख देती है। साथ ही वो ब्लड की ड्रॉप सीधा ही बोन विंग्स के अंदर जाकर फ्यूज हो जाती है और बोन विंग से निकलने वाली आवाज स्काई को हिला कर रख देती है और काफी सारे अननोन सीन सभी को दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सफेद लाइट में बदलकर जोयान के बोन विंग्स के अंदर फ्यूज हो गए होते हैं। और जोयान की बोन विंग्स जैसे ये बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो ये जोयान को अपना मास्टर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होते और जोयान की बॉडी के अंदर धीरे धीरे कांप रहे होते हैं। लेकिन कुछ टाइम की हल्के से रेजिस्टेंस के बाद आखिरकार ये सरेंडर कर ही देते हैं। और जब व्हाइट लाइट साइन होती है तो जॉन अपने बोन विंग्स को और उनकी आवाज को सुन सकता था, जिससे जॉन को ऐसा लगता है कि जैसे उसके बोन विंग्स एक बार पूरी तरीके से टूटकर फिर से जुड़ रहे हो, जिससे जॉन को काफी पसीना बहता है और काफी पेन भी होता है, क्योंकि आखिरकार ये बोन विंग अब जॉन की बॉडी का पार्ट थे। और इस टाइम पे जॉन ने सब कुछ बस भाग्य के भरोसे छोड़ दिया होता है। हालांकि जॉन की बोन्स जैसे ये बोन विंग्स की बोन टूटती है तो जॉन को पेन तो काफी हो रहा होता है, लेकिन जॉन इसे बर्दाश्त कर रहा होता है। साथ ही जॉन काफी बुरी तरीके से चीख भी रहा होता है। जोयान को इतना ज्यादा पेन में देखकर हर कोई जॉन की मदद के लिए आगे आना चाहता था, लेकिन वो इस चीज में जॉन की कोई भी मदद नहीं कर सकते थे। वो केवल देख सकते थे कि जॉन इसे खुद कैसे रिजॉल्व करता है। साथ ही एक ऐसा बैरियर था जिसे जॉन को खुद ही क्रॉस करना था। साथ ही जॉन को भी पता था 8 स्टार डाउडी के विंग्स का सामना करते हुए जोयान हर चीज इतनी आसानी से तो प्राप्त नहीं कर सकता। और इस टाइम पे जोयान के लिए यह पूरा फ्यूजन कंप्लीट होने में लगभग 3 घंटों तक का टाइम लगता है। और 3 घंटों तक जोयान का ये रूम उसके बाद धीरे धीरे शांत हो जाता है और जोयान अपनी आंखें खोलता है तो जोयान की आंखें साइन हो रही होती है और काफी ज्यादा लाइफ पावर से भरी हुई होती हैं। उसकी पीठ के जो घाव थे वो पूरी तरीके से गायब हो गए होते हैं, पीठ पे कोई भी निशान नहीं होता। साथ ही जोयान इस पूरे फ्यूजन के दौरान बहुत छोटे से ही पार्ट को रिफाइन कर पाया था, लेकिन जोयान को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था और जोयान को ऐसा फील हो रहा था एक पावरफुल पावर धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर फ्लो हो रही हो, जिसके बाद जोयान के एक ही थॉट के साथ कई मीटर लंबे बोन विंग्स जोयान के पीठ के पीछे दिखाई देते हैं। साथ ही जब ये बोन विंग्स दिखाई देते हैं तो ये काफी ज्यादा अपग्रेडेड लग रहे होते हैं, क्रिस्टल व्हाइट होते हैं। साथ ही ये धीरे धीरे हल्की सी मिस्ट से भी घिरे हुए होते हैं और इनके अंदर अनगिनत रुइंस काफी वीक तरीके से साइन हो रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल एक ड्रीम की तरह सुंदर लग रहे होते हैं। साथ ही इन विंग्स के साथ जॉन को फील होता है कि एयर के साथ उसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। वो हल्के कदम के साथ भी अचानक से बिल्कुल टेलीपोर्ट जैसा गायब होता है। साथ ही जियो झान जो जॉन के कुछ दूर पर खड़ा था उसे अपने हल्के में हल्की सी थपथपी फील होती है, लेकिन वो फिगर को देख ही नहीं पाता। तभी जोयान वापस से उसके सामने अपेयर होता है और जोयान ये देखकर उसे एहसास होता है कि ये जोयान था जिसने उसके कंधे को थपथपाया था। साथ ही जॉन की स्पीड को देखकर तो हर कोई काफी हैरान होता है। तभी जोयान तुरंत कहता है यंग मास्टर जियो कांग्रेचुलेसन, ये तो सच में काफी अच्छा है। तभी जेनी भी स्माइल करते हुए कहती है कांग्रेचुलेसन, और वो तो और भी ज्यादा खुश होती है जोयान के लिए, क्योंकि आखिरकार जोयान की स्पीड और पावर में सुधार मतलब जोयान और स्ट्रॉन्ग होगा। तो जोयान के स्ट्रॉन्ग होने से जेनी भला कैसे खुश नहीं हो सकती थी। हालांकि हर कोई के कांग्रेचुलेसन कहने के बाद जेनी जीइंग जॉन के बोन विंग्स को चारों तरफ से देखती है तो उसे ऐसा लग रहा होता है जैसे वो कोई ड्रीम देख रही हो, ऐसे कैसे विंग हो सकते हैं। तो फेंग फेंग तुरंत कहता है यंग मास्टर जी इन्होंने तो आपकी स्पीड को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, लेकिन इन विंग्स के अंदर ऐसा क्या खास है। ऐसा लगता है 8 स्टार डाउडी के जो ये विंग है वास्तव में नॉर्मल से काफी ज्यादा यूजफुल है। इस टाइम पे तो फेंग दाएं बाएं चारों तरफ से जॉन के विंग्स को देख रहा होता है।
तभी जॉन भी कहता है मुझे भी नहीं पता, और थोड़ा सा एम्बेरस होते हुए सिर खुजलाता है वो, जिसके बाद वो कहता है ये सिर्फ इतना है कि फ्यूजन प्रोसेस मेरी बॉडी को काफी बैलेंस कर रही होती है, साथ ही इसने मेरी बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया था, इसके अलावा मुझे और कुछ फील नहीं हुआ। हालांकि तभी इतना कहते ही जॉन आगे स्टेप रखता है और स्पीड से आगे की तरफ बढ़ जाता है। तभी जो यान के विंग्स के साथ वो सामने की बॉल से टकराते हैं और बॉल में एक गहरी खरोंच बन जाती है, जो देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं जानते थे दीवार कितनी पक्की है, और जॉन के विंग्स से इसमें खरोंच बन गई तो ये विंग्स कितने पक्के होंगे। दूर तक जो यान भी थोड़ा सा चौंक जाता है क्योंकि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि उसके बोन विंग्स के किनारे इतने ज्यादा शार्प होंगे। हालांकि इससे जॉन थोड़ा सा तो हैरान होता है, लेकिन इसके बाद वो काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है क्योंकि ये जॉन के लिए काफी हेल्पफुल हो सकते थे, क्योंकि स्पीड के साथ साथ ये काफी शार्प भी थे, तो किसी को पेलने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता था। जिसके बाद जॉन अपने एक थॉट के साथ अपने डोकी को बोन विंग्स के अंदर डालता है तो बोन विंग्स ग्लो करने लगते हैं, इतने ज्यादा तेज ग्लो कि कोई भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। जिसके बाद जॉन एक्टिवेट करता है अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट, और जो यान के पैर में एक लाइट साइन होती है और जो यान की फिगर किसी को भी बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, और यान एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ बिना किसी को देखे समुद्र में मछली की तरह गायब हो जाता है। और इस टाइम पे जो यान उड़ने की इस स्पीड को देखकर काफी सेटिस्फाइड था। वो हवा में जब चाहे जैसे चाहे अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता था, मोड़ सकता था, साथ ही उसके बोन विंग्स इतने ज्यादा शार्प थे कि वो जगह और दीवारों को काट रहे होते हैं। इस चीज से भी जॉन काफी खुश था, और जॉन की ये स्पीड को देखकर नीचे का हर कोई काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से डरे हुए तरीके से जॉन को देख रहा होता है। और इसके बाद सभी लोग एक साथ कहते हैं लॉर्ड ये तो काफी पावरफुल है, हमें तो केवल लाइट की एक किरण ही दिखी, हमें तो कोई दिख ही नहीं रहा था। और इसके बाद वो अपने हाथ को जींग काटती और तुरंत ही कहती है ये सपना नहीं है। उसे तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो सपना देख रही हो। तभी जेनी भी कहती है सच में तुम्हारे बोन विंग्स, इनकी शार्पनेस तो मेरे एवरग्रीन ड्रीम रिंग के बराबर है। यंग मास्टर जी आपको तो लगता है इस बार काफी अच्छा ट्रेजर मिल गया है। और इस टाइम पे जॉन की ब्लेड की स्पीड को अगर 5 स्टार डाउडी लेवल का वॉरियर भी हल्के में लेता है तो उसकी भी जान जा सकती थी। तभी जॉन भी स्माइल करते हुए कहता है वास्तव में इस एरिया की जर्नी करना काफी फायदेमंद था। और इसके बाद जॉन हवा में लटके हुए रास्ते की तरफ देखता है, जिसके बाद जॉन कहता है हेवन ने हमें वास्तव में ऐसा चांस दिया है, इसीलिए स्काई फायर और स्प्रिट सील के लिए मुझे लगता है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। हालांकि जॉन इस कंटिन्यू चल रही फाइट से थोड़ा सा थक गया होता है, लेकिन जॉन अभी भी कॉन्फिडेंट होता है कि वो इन चीजों को पा ही लेगा। तो चलो गाइस अब इसी के साथ ये एपिसोड मैं यहीं पे एंड करता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे।